बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्किन ऑफ एम्फीबियन पढ़ेंगे। और लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये मिलर एंड हार्ले का चैप्टर नंबर 23 है, ज़ूलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है। और अगर आप मास्टर सक्सेस सीरीज़ की बुक को फॉलो कर रहे हैं जो कि प्रोफेसर रियाजुल हक रामी की लिखी हुई है, तो उसमें ये ज़ूलॉजी सी का चैप्टर नंबर 1 बनता है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे यानी इनवर्टिब्रेट्स से लेकर कुछ जो सिंपल वर्टिब्रेट्स थे, फिशेस की बहुत सारी टाइप जैसे जालस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है, बोनी फिशेस हैं, उनकी हम स्किन देख चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग एम्फीबियन की स्किन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं कि amphibian skin consists of a stratified epidermis and a dermis containing mucus and serous gland plus pigmentation cell। अब जो एम्फीबियन की स्किन है ये फिश से जो है वो ज़्यादा एडवांस है। किस तरह से एडवांस्ड है कि इसमें अगर सबसे पहले आप देखें एपिडर्मस को, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि उसमें ठीक है एपिडर्मस है, डर्मस है, लेकिन एपिडर्मस इतनी ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट लेयर नहीं है। सिर्फ सुपरफिशियल एक कुछ सेलों की जो सिंगल सेल लेयर मौजूद थी डर्मस के ऊपर। लेकिन एम्फीबियन के अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो एपिडर्मस है वो मल्टी लेयर्ड है, मतलब स्ट्रेटिफाइड है। और इसके अलावा एक डर्मस मौजूद है और डर्मस में फिर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे कि म्यूकस ग्लैंड है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है, या फिर सीरस ग्लैंड है, और कुछ पिगमेंटेशन सेल भी मौजूद होते हैं। सीरस ग्लैंड जो है ना, सीरस का लफ्ज़ ये सीरम से निकला है, जैसे ब्लड सीरम होता है। तो इसका जो कलर है, इसकी जो सेक्रीशंस है, वो हम कह सकते हैं कि पेल येलो या जो है वो बिल्कुल एम्बिगुअस सा जो है मटेरियल होता है। तो इस तरह की सेक्रीशन सीरस ग्लैंड से प्रोड्यूस होंगी। और इसके अलावा जो डर्मस है उसमें कुछ पिगमेंटेशन सेल भी हैं जो कि स्किन को कलर देते हैं। जी, ये इस डायग्राम में एम्फीबियन की स्किन दिखाई गई है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो एपिडर्मस है वो स्ट्रेटिफाइड है, मल्टी लेयर्स इसमें दिखाई गई हैं। और इसके बाद जो है वो डर्मस मौजूद है, और डर्मस के नीचे डेंस फाइबर्स, लूज फाइबर्स, यानी ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो मौजूद हैं। और डर्मस के अंदर अगर आप देखें तो पिगमेंट सेल भी मौजूद हैं। इसके अलावा डर्मस में म्यूकस ग्लैंड भी मौजूद हैं जिनकी ओपनिंग फिर बाहर एपिडर्मस से बाहर जाती है, यानी ये स्किन पे अपनी सेक्रीशन उनकी सरफेस पे आ जाती है। और इस तरह से जो सीरस ग्लैंड है ये भी, इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो ये डर्मल है, लेकिन इसकी ओपनिंग भी एपिडर्मस में मौजूद है, यानी इसकी सेक्रीशन भी स्किन से बाहर सेक्रीट होंगी। जी, इसी में आगे लिखा हुआ है कि अगर हम फाइलोजेनेटिकली देखें, फाइलोजेनेटिक का आपको पता है कि एवोल्यूशन को अगर हम फॉलो करें कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जिस तरह से जाते हैं, तो एम्फीबियन एक तरह की ट्रांजिशनल स्टेज है। यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में फिशेस हैं, और फिशेस के बाहर जब वर्टिब्रेट्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आए हैं, तो जो पहले वर्टिब्रेट्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होंगे आए होंगे वो एम्फीबियंस हैं। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिकली जो एम्फीबियन है वो एक तरह की ट्रांजिशनल स्टेज है, क्योंकि ना तो ये मुकम्मल तौर पे पानी में रह सकते हैं और ना ही ये मुकम्मल तौर पे खुश्की में रह सकते हैं। तो ये एक दरमियानी स्टेज है। तो इसलिए अगर बहुत जो शुरू वाले एम्फीबियंस हैं उनकी स्किन को देखा जाए तो उनकी जो बॉडी है वो कवर्ड है एक डर्मल बोन स्केल से, जिस तरह के फिश के अंदर हमें नज़र आते हैं कि उनमें स्केल्स हैं। तो जो शुरू वाले एम्फीबियन थे उनकी स्किन पे भी स्केल मौजूद थे, लेकिन जो आजकल के मॉडर्न एम्फीबियंस हैं उनकी बॉडी पे स्केल मौजूद नहीं होते, क्योंकि जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वर्टिब्रेट्स आए तो उनको डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़े। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स थे यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं कि वो डेसिकेशन था एक प्रॉब्लम, कि वाटर लॉस, क्योंकि वाटर के अंदर या जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते थे जब वर्टिब्रेट्स, तो वहाँ पे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था डेसिकेशन का। इसके अलावा जब वो बाहर आए वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है तो डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट ये भी उनको फेस करना पड़ा। और इसके अलावा जो है वो फिज़िकल एब्रेशन, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अगर वो आएंगे तो उनकी अगर स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, उस पर प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो फिज़िकल एब्रेशन भी जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो अब एम्फीबियन जैसे जैसे इवॉल्व हुए तो उन्होंने इन तमाम प्रॉब्लम्स में अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो क्या चीज़ उनमें इवॉल्व हुई? केराटिन। ठीक है, केराटिन प्रोटेक्शन, उनकी जो स्किन की आउटर लेयर थी सेल्स की उसके अंदर केराटिन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। और केराटिन एक टफ और इम्परमिएबल प्रोटीन है जिसने उनको फिजिकल एब्रेशन से भी बचाया।
और जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की जो भी हार्श एनवायरनमेंट थी उससे उनको प्रोटेक्ट किया। और इसके अलावा जो है मज़ीद ये बताया गया है कि अगर केराटिन की प्रोडक्शन सेल्स के अंदर बढ़ जाए तो उसके जो न्यूक्लियस है वो भी महफूज हो जाता है, और अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस हैं वो उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए है, उसको डैमेज नहीं करती, उसके डैमेज को रोका जा सकता है। और इसके अलावा जी और इनमें क्या मॉडिफिकेशन हुई कि जो म्यूकस है, ठीक है, अब उन्होंने अपनी स्किन के ऊपर म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो म्यूकस जब उनकी स्किन पे रहेगा तो इस तरह से उनकी स्किन ड्राई नहीं होगी, डेसिकेशन से उनको जो है वो बचत हो जाती है। और इसका क्या फ़ायदा होगा म्यूकस का कि उनकी जब स्किन की जो सरफेस है जब वो मॉइस्ट रहेगी तो वहाँ से वो गैसेस एक्सचेंज भी उनका हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है कि रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए ज़रूरी है कि वो जो सरफेस है वो मॉइस्ट हो। तो अगर उन्होंने स्किन को एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ करना है तो उसके लिए लाजमी है कि वो जो स्किन है वो मॉइस्ट रहे। और ये मॉइस्ट कैसे रखा जाता है उसे म्यूकस ग्लैंड की सेक्रेशन से। और इसके अलावा उनको ये भी फ़ायदा होगा कि जब उनकी स्किन के ऊपर म्यूकस होगा तो वो स्लाइमी हो जाएंगे, जैसे यानी उनको कुछ चीज़ अगर ग्रैब करने की कोशिश करेगी तो फिसल जाएगी, उनके उसको सही से होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनकी स्किन जो है वो स्लाइमी हो जाती है। और ये फ़ायदा उनको होगा कि प्रीडेटर का जब भी उनको ख़तरा होता है तो वो एस्केप कर सकते हैं। जी, इनके अलावा यानी कि म्यूकस ग्लैंड या सीरस ग्लैंड मौजूद होंगे। तो इसके अलावा डर्मस के अंदर कुछ एम्फीबियन में, तमाम एम्फीबियंस की बात नहीं कर रही, कुछ के अंदर जो है वो पॉइजन ग्लैंड भी मौजूद होते हैं। और ये पॉइजन ग्लैंड प्लेजेंट टेस्टिंग या टॉक्सिक फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे, जिससे जो है वो प्रीडेटर उनके करीब नहीं आएगा या उनको एज देयर फूड वो प्रेफर नहीं करेगा। इसके अलावा जो है वो इनकी स्किन पे सेंसेशन भी मौजूद है, ये मुख्तलिफ चीज़ों को सेंस भी कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो कुछ सेंसरी नर्व्स हैं वो उनकी एपिडर्मिस तक पेनिट्रेट कर जाती हैं और वहाँ पे वो फ्री नर्व एंडिंग की फॉर्म में मौजूद है, लिहाजा किसी भी किस्म का जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है वो उसको सेंस कर सकेंगे। और इसके अलावा जो है वो कुछ टोड्स की बॉडी पे हमें वार्ट्स या उभार नज़र आते हैं। और ये जो वार्ड्स हैं ये एक तरह के उनके स्पेशलाइज सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर भी सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं। ये एम्फीबियन स्किन देख सकते हैं जी आप इस डायग्राम में, ये यहाँ पे आपको भार या वार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि ये बिल्कुल मॉइस्ट सी है, स्लाइमी सी है, यानी ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, रफ नहीं है, ये इसको मॉइस्ट रखते हैं। जी, आप स्किन ऑफ रेप्टाइल्स को अगर हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फर्दर जो है वो डेवलपमेंट हुई है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियन, क्योंकि ये भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है और इसके अंदर जो है वो किस तरह की एडेप्टेशंस आई हैं। तो अगर स्किन देखी जाए रेप्टाइल्स की तो इससे हमें क्या मतलब क्या आइडिया होता है कि इट हैज़ ग्रेटर कमिटमेंट टू अ टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस, यानी कि टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस के लिए या एनवायरनमेंट में रहने के लिए इसने अपनी स्किन के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन की हैं। इसकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए। तो अगर हम इसकी स्किन को देखें तो इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस की, दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसमें कोई ग्लैंड्स नहीं है, किसी किस्म की कोई सेक्रेशन वहाँ पे नहीं होती। और फर्दर जो है वो मॉडिफाइड हो चुका है केराटिनाइज स्केल के अंदर, यानी कि वो स्केल भी वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं केराटिन से बने हुए। इसके अलावा सिक्यूट्स भी हो सकते हैं, काफ़ी थिक स्केल होंगे। स्नेक के अंदर भी, टर्टल के अंदर भी, सिमिलरली टर्टल्स की जो बीक है या स्नेक्स के जो रेटल्स हैं, रेटल स्नेक के अंदर ये मौजूद होते हैं, उसकी उनकी टेल पे कुछ प्लेट्स बनी हुई होती हैं। और इसके अलावा क्लास हैं, प्लाक्स हैं या स्पाइनी क्रेस्ट ऑन मोस्ट अदर रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स की सरफेस जो है वो बिल्कुल स्पाइनी होती है। तो ये सारी की सारी जो मॉडिफिकेशंस हैं ये एपिडर्मिस की बाहर वाली लेयर की हैं, और ये किस वजह से हैं, क्योंकि उसमें केराटिन मौजूद होती है और फिर उसे केराटिन की वजह से वो हार्ड हो जाएगी और इस वजह से फिर बहुत सारी डिफरेंट तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप कर लेते हैं। और ये उनको इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं जिस तरह से लाइक अ सूट ऑफ आर्मर, यानी जिस तरह से अगर आप देखें किसी जंगजू को तो उसने अपने ऊपर जो लोहे का लिबास चढ़ाया हुआ होता है और वो उसको प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह से ये जो उनकी स्किन के हार्ड एरियाज हैं
या जो हार्ड किस्म के जो स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं, ये उनकी स्किन को एक तरह से सूट ऑफ आर्मर की तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। ये इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये स्नेक की जो स्किन है, इस पे जो ये स्केल हैं ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और ये केराटिन से ही बने हुए हैं, केराटिनाइज स्केल्स हैं या जिनको हम स्क्यूट्स भी कह सकते हैं। इस डायग्राम में हम अगर उनको कंपेयर कर लें एम्फीबियंस के स्किन के साथ रेप्टाइल की स्किन को, तो क्लियर है बिल्कुल कि इनकी स्किन स्लाइमी है, मॉइस्ट है, यहाँ पे म्यूकस मौजूद है, लेकिन इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और टफ है। इस डायग्राम में ये रेटल स्नेक की टेल दिखाई, ये टेल है इसकी, पूरे का पूरा रेटल स्नेक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लेट्स मौजूद हैं और इनसे आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है। रेटल कहते हैं वो जो बच्चों का खिलौना होता है, जिसके हिलाने से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, तो ये भी उसी तरह से आवाज़ प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसे रेटल नाम दिया गया है। तो ये सारी की सारी जो मॉडिफिकेशन है ये इनकी एपिडर्मस के अंदर हैं और एपिडर्मस के केराटिनाइज्ड होने की वजह से ये तमाम हार्ड स्ट्रक्चर्स रेप्टाइल्स के अंदर देखे जा सकते हैं। जिस तरह से हमने इंसेक्ट्स में पढ़ा था या क्रस्टेशियन में पढ़ा था कि उन्हें अपना क्यूटिकल को शेड करना पड़ता है जब भी वो ग्रो करें, डाइसिस के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो इनकी भी स्किन जो कि काफ़ी टफ है, लिहाजा जो रेप्टाइल्स हैं उनमें भी हमें शेडिंग और मोल्टिंग का प्रोसेस नज़र आता है। तो जो ओल्डर आउटर लेयर है उसको न्यू एपिडर्मिस से, न्यूली फॉर्म्ड एपिडर्मिस से सेपरेट कर दिया जाता है और इस सेपरेशन के लिए जो है वो फ्लूइड वहाँ पे कमोडेट होगा, डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द लेयर एट दिस सेपरेशन, के पुरानी लेयर है उसके नीचे नई लेयर बनना शुरू हो जाती है, फिर दोनों लेयर्स के दरमियान में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और उस फ्लूइड अकोमोडेशन की वजह से फिर दोनों लेयर जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। तो रेप्टाइल्स के स्किन के अंदर हमने देखा है कि जो इसमें ऐसे करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो कि इसे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे एम्फीबियन की निस्बत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। इस डायग्राम में रेप्टाइल की स्किन को दिखाया गया, इसमें आप देखें कि ये इसकी जो है ना वो एपिडर्मिस है, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं और ये बाहर वाली लेयर जो है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है और इसी के अंदर हमने देखा है कि केराटिन डिपॉजिट होगी और इसकी वजह से ये बहुत टफ लेयर बनती है और यहाँ पे किसी भी किस्म के ग्लैंड की कोई ओपनिंग मौजूद नहीं होती। जी आप स्किन ऑफ बर्ड्स देख लेते हैं कि बर्ड्स की स्किन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम फाइलोजेनेटिकली देखें तो फ़िश के बाद जो कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट हैं वो एम्फीबियन हैं और एम्फीबियन के बाद हमने पढ़ा है कि रेप्टाइल्स हैं और रेप्टाइल्स के अगर उनकी करेक्टरिस्टिक्स पे गौर किया जाए तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, किस लिहाज से कि उनकी स्किन के अंदर ऐसी अडेप्टेशन है कि वो डेसिकेशन से भी बच सकते हैं, इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी। तो उनकी स्किन के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन आ गई हैं कि वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के जितने भी हार्श कंडीशंस हैं वो उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसके बाद ये अगर हम बर्ड्स का देखें तो जो बर्ड्स हैं उनकी बर्ड्स जो कि रेप्टाइल्स से डिराइव हुए हैं, इनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो रेप्टाइल्स थे, एंसेस्टर रेप्टाइल्स थे, तो इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो रेप्टाइल से मिलते जुलते हैं। स्किन करेक्टरिस्टिक्स भी जैसे अभी हमने रेप्टाइल्स के अंदर पढ़ा है कि उनमें कोई एपिडर्मल ग्लैंड मौजूद नहीं होते, इसी तरह से बर्ड्स के अंदर भी एपिडर्मल ग्लैंड नहीं होते सिवाय एक ग्लैंड के जो कि उनकी जो टेल है उसकी डॉर्सल सरफेस पे मौजूद है, टेल की बेस के डॉर्सल सरफेस पे मौजूद होता है वो ग्लैंड और उसे जो है वो प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं या उसे फिर हम यूरोपिजियल ग्लैंड कहते हैं। और ये ऑयल ग्लैंड है, जैसे काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा परिंदों को कि वो अपने टेल की बेस पे जो है वो अपनी बीक लेके जाते हैं और फिर जितने भी उनके फैदर्स होते हैं वो उनकी ऑयलिंग करते हैं या इस प्रोसेस को हम प्रीनिंग भी बोलते हैं। ये जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपने टेल की बेस पे जो मौजूद उनका ऑयल ग्लैंड है, प्रीन ग्लैंड है, यूरोपिजियल ग्लैंड है, वो उससे जो है वो ऑयल लेके अपने तमाम फैदर्स के अंदर प्रीनिंग करते हैं। तो ये एक ग्लैंड है जो कि बर्ड्स के अंदर मौजूद है, एपिडर्मली ड्राइव ग्लैंड। इसके अलावा जो है वो बर्ड्स के अंदर कोई भी ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते, एपिडर्मली ड्राइव ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बर्ड्स की जो स्किन है ओवर मोस्ट ऑफ द बर्ड्स बॉडी द एपिडर्मस इज यूजुअली थिन एंड ओनली 2 or 3 सेल लेयर थिक। इनकी जो एपिडर्मस है वो थिन है
और उसमें जैसे अभी हम पीछे रेप्टाइल्स वगैरह में देख चुके हैं कि उनकी काफ़ी थिक है, लेकिन उनकी स्ट्रेटिफाइड भी थी, तो इसकी भी अंदर भी लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन ये थिन है। और इसके अलावा जो आउटर कैरेटिनाइज लेयर है वो भी बहुत सॉफ्ट है बर्ड्स के केस में। और प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ एपिडर्मिस जो है वो फेदर हैं इनकी बॉडी पे, जैसे अभी हमने रेप्टाइल्स में देखा था कि उनमें स्केल मौजूद होते हैं, तो बर्ड्स के अंदर फेदर्स मौजूद हैं, और ये फेदर्स बेसिकली जो रेप्टाइल्स एंसेस्टर थे उनके स्केल से डिराइव हुए हैं। और इसके बाद अगर हम डर्मस देखें, क्योंकि एपिडर्मस तो बाहर वाली सरफेस है जिसमें हम देख चुके हैं कि बर्ड्स में फेदर्स मौजूद हैं और फेदर्स हैं। इसके अलावा उसमें एक ही ग्लैंड है और बहुत थिन है, सॉफ्ट है। और डर्मस की करैक्टरिस्टिक्स अगर देखी जाए तो ये रेप्टाइल्स की तरह ही हैं, जैसे कि मतलब इसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व्स एंडिंग भी मौजूद हैं और कुछ सेंसिटिव बॉडीज़ भी इसमें मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है बर्ड्स के, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से भी देखें, उनके बर्ड्स में बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। तो ये जो इनकी एयर स्पेसेस हैं बर्ड्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो एयर स्पेसेस होती हैं ये उनकी डर्मिस तक भी एक्सटेंड की हुई हैं। और ये जो एयर स्पेसेस हैं ये फिर फर्दर थर्मल रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं, और इनकी जो फेदर्स हैं वो भी थर्मल रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फेदर्स की जो बेस है उसके साथ कुछ मसल्स मौजूद होते हैं और वो मसल फेदर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एसोसिएटेड विद द फेदर्स एंड देयर नॉर्मल फंक्शन इज एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड अरे ऑफ थर्मल स्मूथ मसल फाइबर्स दैट कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द फेदर्स। के फेदर की कैसी पोजीशन है कि वो उनकी मूवमेंट किस तरह से है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर्दियों में अक्सर जो बर्ड्स होते हैं उन्होंने अपने जो फेदर्स हैं उनको फुलाया हुआ होता है उसके दरमियान, ताकि जो एयर है वो अंदर रह जाए, और जिससे फिर वो अपने थर्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। या ये कि जब वो फाइट एंड फ्लाइट का मैकेनिज्म होता है उसमें भी अपने साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ये अपने फेदर्स की पोजीशन को इस तरीके से सेट कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ ही फेदर्स की पोजीशन को कौन कंट्रोल करता है? डर्मली डिराइव मसल्स। और ये जो फेदर की पोजीशन है ये फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है बर्ड्स के बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स के लिए। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि फेदर पोजीशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन थर्मल रेगुलेशन, फ्लाइंग एंड बिहेवियर। और aquatic birds may also have fat deposits in hypodermal layer that store energy and help to insulate the body। यानी फर्दर डर्मस की हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है कि डर्मस के अंदर जो है वो मसल्स हैं जो कि फेदर्स एपिडर्मस के ऊपर जो फेदर्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, सेंसरी एंडिंग वगैरह मौजूद होती हैं। और अगर हम नीचे फिर हाइपोडर्मस को देखें तो उसमें क्या मौजूद है? फैट्स मौजूद हैं जो कि उसको इंसुलेट करने में हेल्प करते हैं। इस डायग्राम में ये जो डायग्राम है इसमें बर्ड्स की स्किन दिखाई गई है। इसमें आप देख लें कि एपिडर्मस का रीजन जो है वो बहुत थोड़ा सा है, यानी बहुत ही ये बारीक सी स्किन है इसकी। और जो केराटिनाइज लेयर है वो भी इतनी हार्ड नहीं है, वो भी सॉफ्ट है। और अगर हम डर्मस को देखें तो डर्मस में जो है वो कुछ इलास्टिक फाइबर्स वगैरह भी मौजूद हैं। और इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल जैसे हम देख चुके हैं कि लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स एंडिंग, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स भी इसके डर्मस में मौजूद हैं। मेन चीज़ क्या है कि इसकी जो एपिडर्मस है वो थिन है, और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल एपिडर्मस के अंदर जो है वो एपिडर्मली ड्राइव फेदर्स भी मौजूद होंगे।